and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science most important chapter भारत की विदेश नीति। तो इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये चैप्टर कुछ बच्चों को टफ भी लगता है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम बेसिकली अपने इस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन कुछ ऐसे करेंगे कि आज की इस क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं जो कि शॉर्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1-2 लाइन के उनके आंसर हैं, बट उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को तो आप पहले से जानते होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप नहीं देखोगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बेस्ड भी कंटिन्यू करे हैं। सो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को मिस मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक क्योंकि हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। एंड तक हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस पार्ट 1 की क्लास के अंदर हम बेसिकली भारत की विदेश नीति के 20 क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर हम फाइनली अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं सभी चीजों को ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत को स्वतंत्रता मिली, यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब विश्व के स्तर पर आखिर क्या माहौल चल रहा था। ये सिंपल सा इसका आंसर है, क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है कि जब भारत को आजादी मिली उस समय पर पूरे विश्व के स्तर पर शीत युद्ध का काल चल रहा था। अब ये शीत युद्ध का काल किसके बीच चल रहा था? शीत युद्ध का काल चल रहा था हमारे रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में। ये तो बात रही देशों की, मगर अल्टीमेटली अगर आप देखो तो शीत युद्ध काल जो चल रहा था वो चल रहा था पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर और साम्यवादी व्यवस्था के अंदर। इन दो व्यवस्थाओं के अंदर लड़ाइयों का समय चल रहा था। तो उस समय भारत की आजादी हुई। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध से बचने के लिए भारत ने किस नीति का पालन करने का निर्णय लिया? अब देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें क्लास में आपका नया एडमिशन हुआ है। एक का ग्रुप का नाम है ए, दूसरे ग्रुप का नाम है ग्रुप बी। अब आपका नया एडमिशन हुआ क्लास के अंदर, तो दोनों ही ग्रुप के मेंबर ये चाहेंगे कि आप उनके ग्रुप में भर्ती हो जाएं, करेक्ट। अब आप उनके ग्रुप में भर्ती जब हो जाएंगे तो जिस भी ग्रुप के पास जितने ज्यादा पर्सन होंगे वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से विश्व के स्तर पर भारत का समझ लीजिए न्यू एडमिशन था। अब भारत जब न्यू एडमिशन था उसके पास सभी चीजें नहीं थी जो वो चुनने वाला था। तो अब उसके सामने 2 चीजें आई कि आप या तो पूंजीवादी व्यवस्था ले लो या साम्यवादी व्यवस्था ले लो, इन दोनों में से कोई और एक ले लो। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि उस समय पर अगर मैंने दोनों में से कोई एक व्यवस्था चुन ली तो इसका मतलब यह हुआ कि शीत युद्ध काल के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट और अल्टीमेटली पूरी दुनिया की आधी दुनिया के हिस्से को अपना दुश्मन बना लेना, यह होगा इसका अर्थ। और भारत के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने एक अपना ही अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे आप क्लास में नया एडमिशन हुआ था, 2 ग्रुप आपको मिले थे, आपने कहा ना मैं तुम्हारे ग्रुप में जाऊं ना मैं तुम्हारे ग्रुप में जाऊं, मैं अपने एक अलग ग्रुप बनाऊंगा। आपने अपना ग्रुप बना लिया, ग्रुप नाम सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए। तो भारत ने इन सब सिचुएशन से बचने के लिए, लड़ाइयों से बचने के लिए और भी बहुत सब चीजों से बचने के लिए क्या कर रहा था? गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। और आपने स्टूडेंट्स पहले चैप्टर तो पढ़े ये 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें कुछ उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। कैसे? 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर 2 ध्रुव बने हुए थे जिसका नाम था पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी, करेक्ट। तो इन 2 व्यवस्थाओं में एक 2 ध्रुव का अंत आखिर कैसे हो गया? यानी पूरी दुनिया में भाई ये 2 ध्रुव चल रहे हैं, इनका अंत कैसे हुआ? तो एक पॉइंट इसका ये भी बनता है कि इनका अंत इसलिए भी हुआ क्योंकि जब भारत आजाद हो गया, क्योंकि भारत ने एक नई नीति का, एक नए ग्रुप का उद्घाटन किया जिसमें उद्घाटन के बाद कई सारे देश सम्मिलित भी हुए। तो इस कारण 2 ध्रुवीयता का अंत वैश्विक स्तर पर खत्म हुआ। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनने थे वो मैंने बता दिए। मैंने कहा था ना छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वही सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन संबंध कब सामान्य हुए? तो लगभग 10 वर्ष बाद 1976 में दोनों के बीच राजनीतिक संबंध के बहाल हो सके। तो इस वजह से हमारे बीच में ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हुई थी कुछ परसेंटेज पर। चीन से युद्ध के तुरंत बाद किस इलाके पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया था? जब हमारा चीन से युद्ध हो गया था तो भारत ने किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया? तो जाहिर सी बात है पूर्व उत्तर प्रदेशों पर, जिनको हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। उन इलाकों पर भारत ने ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि धीरे धीरे करके चीन उन पर अपना हक जमाता हुआ आ रहा था। तो नागालैंड के प्रांत तथा मणिपुर, त्रिपुरा को विधानसभा क्षेत्र में भी निर्वाचन का अधिकार दे दिया। इसी वजह से भारत ने उन इलाकों पर कुछ ज्यादा विशेष ध्यान देना शुरू करा था क्योंकि कुछ समय बाद यहां से अलगावाद की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध किसके हस्तक्षेप पर खत्म हुआ? भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था
सॉरी स्टूडेंट, तो वो किसके बीच में खत्म हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो खत्म हुआ वो खत्म हुआ विद इन्वॉल्वमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ये मामला पहुंच गया था, यूएनओ के पास, फिर उन्होंने इसकी मध्यस्थता की और इस युद्ध को फिनिश किया। इसमें बिचौलिया का जो काम किया था वो किया था रूस ने, ठीक है। रूस के बीच में ये खत्म हुआ था हमारा युद्ध। तो ये ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 5 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सो होपफुली आप इसको जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं आपको आगे की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं? पहला आता है हमारे पास 6th क्वेश्चन, ये ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मसले पर किस देश पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है मिस्र पर। ब्रिटेन ने एक नहर के मसले पर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था 1956 में। यह हमें क्लियर हो गया। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य को कहा जाता है भारत के अंदर? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जब भी नेफा की बात हो या उत्तर पूर्वी सीमांत की बात हो तो आपको समझ जाना है यहां पे बात किसकी हो रही है? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। चीन भारत पाक युद्ध के पश्चात किस पार्टी के नेताओं को चीन का पक्ष लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? यानी भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद भारत के अंदर ही कुछ ऐसी पार्टियां थी जो चीन का समर्थन दे रही थी कि ठीक हुआ, भारत हार गया तो अच्छा हुआ, इस तरीके से उनकी टिप्पणियां आ रही थी। तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पार्टी के नेता को। पार्टी कौन सी थी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम सीपीएम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता एवं पार्टी का नाम बताइए। कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बेसिकली उस समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता क्या थे और उनकी पार्टी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, तो इसको आप अपना होमवर्क कंसीडर कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आखिर वो कौन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 के कारगिल संघर्ष के समय भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उसका सीधा सा आंसर है ऑपरेशन विजय। 1955 में जो कारगिल संघर्ष चल रहा था हमारे भारत के अंदर, उस समय पर भारत के द्वारा कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन विजय को चलाया गया था, ठीक है। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भारत शरण क्यों देना चाहता था, ये बताइए। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर ये है, छोटा भी लिख सकते हो बड़ा भी लिख सकते हो, कि भारत की हमेशा यही आशा होती है और यही मेन मोटिव होता है कि वो सबकी हेल्प करे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो भारत ने ये देखा कि तिब्बत पर चीनी आक्रमण हुआ है, वहां के लोग दर दर भटक रहे हैं, तो भारत ने उनको शरण दी। और शरण क्या दी? वो खुद ब खुद अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में आ गए थे, भारत ने उनको शरण दे दी, उन्होंने खाने पीने का भी कुछ हिसाब करवाया। तो इस तरीके से तो उनको शरण दी यहाँ पे। तिब्बत पर चीनी आक्रमण, पहला कारण तो यही है। और दूसरा क्या है? भारत में राजनीतिक मदद की आशा, भारत एक मदद की आशा करना चाहता था जो कि भारत पर उल्टी पड़ गई। जो कि चीन हमारा पहले कभी दोस्त हुआ करता था, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से नारे मशहूर हुआ करते थे, बट अब क्या था, अब चीन को यह लगा कि भाई भारत तो मेरे दुश्मन की हेल्प कर रहा है, भारत भी मेरा दुश्मन है, इस पर हमला कर दो। इस पर हमला कर दिया गया, भारत और चीन का युद्ध हुआ और अल्टीमेटली भारत को हार झेलनी पड़ी और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन ने अपना दावा जता दिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी चीज के अंदर कोई डाउट हो, चाहे वो लिखावट हो, राइटिंग हो या कोई क्वेश्चन आंसर्स हो, आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और कवर करते हैं नए नए क्वेश्चंस को इसी तरीके से। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारे 9 नहीं 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थोड़ी रोमन गिनती है तो मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सही करके पुनः लिखें। ये आया इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन कि 1972 की शांति और मित्रता की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। कुछ क्या गलती है इसमें भाई? इसमें तो गलती ये दिख रही है मुझे कि 1972 की शांति और मित्रता की जो संधि हुई थी वो तो रूस के साथ हुई थी, यहां लिख रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, तो यही गलती है बिल्कुल। इसकी जगह पे आपको लिख देना है ये ऐसे, इसकी जगह पे लिख देना आपको रूस या फिर सोवियत संघ, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा सोवियत संघ, ठीक है। तो ये नीचे करेक्ट करके लिख दीजिएगा आप कि 1972 की शांति और मित्रता की संधि रूस सोवियत संघ से भारत की निकटता का परिणाम थी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान के बजाय 50 के दशक में दुनिया में भारत की पहचान कहीं ज्यादा थी, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका पक्ष में तर्क हम इस प्रकार दे सकते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जिनकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू व चीन के चाउ एन लाई ने 1954 में की थी। तो इस वजह से बताया जाता है कि बेसिकली हमारा भारत नया नया आज़ाद हुआ था, नई नई चुनौती थी हमारे पास, एकता और अखंडता की चुनौती थी, लोकतंत्र की व्यवस्था की चुनौती थी, सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती थी। उसके बाद नए नए राज्यों का उद्घाटन जैसे भाषाई आधार पर और विरासतों रजवाड़ों का विलय, तो बहुत सब चीज़ें भारत ने झेली। तो इन सब चीज़ों से झेलने के बाद भारत ने देखा कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को तो बढ़ानी है, तो भारत ने कई नई नई चीज़ें निकाली, वो 5 सिद्धांत
सिद्धांत निकाले। तो अब ये आपका होमवर्क है कि बेसिकली यहां तक तो मैंने बता दिया कि चाउ एंड लाई ने 5 सिद्धांत कौन से निकाले थे जो मैंने पढ़ाए थे आपको, काफी इजी है, एग्रीकल्चर वगैरह इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर। 2 पॉइंट मैंने बता दिए, बाकी के पॉइंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं, ठीक है। तो जो चाउ एंड लाई जी ने निकाले थे वही किसने निकाले हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1990 के बाद भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आए थे। 1990 के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव आए थे कि विश्व की शांति में बनाए रखने में व सुरक्षा बनाए रखने में शस्त्रों की होड़ को खत्म किया जाए, यानी उसको रोकथाम की जाए उस पर, यानी विश्व में शांति हो, सभी देशों को सुरक्षा हासिल हो, तो उसमें शस्त्रों का प्रयोग ना हो, आपसी बैठक आपसी बातचीत द्वारा ये सब चीजों को हल किया जाए। तो यही हमारी विदेश नीति का एक नया बदलाव था या फिर बड़ा बदलाव था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया। ये मैंने बहुत बार बताया आपको कि क्यों कर दिया, क्या कारण थे, क्या क्या चीजें थी, किसका इसमें भला हो रहा था, किसका इसमें घाटा हो रहा था। तो ये आप अपना होमवर्क मानिए और इसको करके दीजिएगा मुझको, ठीक है, कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया, ये आपका होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ था। शिमला समझौता भाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में हो गया, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ था। इसके साथ आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। फाइनली 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं तेजी के साथ। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भारत चीन संबंध में तनाव के मुख्य बिंदु लिखिए। वैसे तो बिंदु बहुत सारे हैं, बट मुख्य बिंदु आखिर क्या थे। तो पहला मुख्य बिंदु आता के पास तिब्बत समस्या, कि जब तिब्बत पे आक्रमण हुआ चीन का, तो बेसिकली यहां से भारत के लिए भी एक समझ लीजिए कठिन पीरियड शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि तिब्बत समस्या के बाद दलाई लामा को हमने शरण दी और इस शरण के बाद चीन और भारत का युद्ध हो गया, ठीक है। नेफा पर चीन का दावा और सीमा विवाद, ये कुछ 4 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर चीन और भारत के बीच में हमेशा तनाव का क्षेत्र बना रहता है। नेफा या किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। 1973 में अरब और इजराइल युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1973 के अंदर भारत अरब देशों का और इजराइल का बीच में जो युद्ध हुआ था, आखिर उस पर क्या प्रभाव था भारत पे। तो देखिए, अगर हम देखें पूरी दुनिया का जो तेल भंडार है वो ज्यादातर अरब देशों के पास है, करेक्ट। तो अरब देशों की लड़ाई हो रही है इजराइल से, तो इस पर यह था कि पूरे विश्व के स्तर पर तेल की हाहाकार मच गई थी और तेल के दाम बढ़ गए थे। और जब तेल के दाम बढ़ गए थे तो जाहिर सी बात है भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे। तो तेल के दाम बढ़ने के कारण भारत ने आर्थिक समस्या झेली और भारत पूरी तरीके से आर्थिक समस्या से घिर गया। तो आपको बता देना है कि 1973 में भारत और इजराइल का जो युद्ध हुआ था उसमें पूरे विश्व के स्तर पर तेल की हाहाकार मच गई थी, तेल के दाम बढ़ गए थे। तो इसी कुछ कारणों की वजह से भारत आर्थिक समस्या में घिर गया था, प्राइजेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशक्तियों की नाराजगी से बचने के लिए भारत ने क्या रास्ता अपनाया और क्या यह सही था। जैसे ही क्लास स्टार्ट करी थी मैंने तभी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि महाशक्तियों की नाराजगी से बचने के लिए हमने क्या रास्ता अपनाया, क्यों अपनाया, और इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने क्लासरूम वाला। सो अब तो आपको याद आ गया होगा। तो इसको अपना होमवर्क मानो और उसको मुझे करके बताइएगा कि इसका आंसर आखिर है क्या, ठीक है। और ये इसमें देखो सर, आप कहोगे कि सर आपने तो ये पहले बता दिया। इसमें एक नई चीज इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने पूछा क्या ये सही था रास्ता, अपनी तरफ से बताना क्या ये सही था। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही था। इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, बस लिखावट का काम है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश नीति क्या है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, विदेश नीति का मतलब क्या है। विदेश नीति इसका मतलब होता है बाहरी नीति के रूप में भी इसको जाना जाता है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज विदेश नीति का मतलब यह है कि हमारी आस पड़ोस के देशों के साथ क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसी ट्रांजैक्शंस हैं, कैसा मनमुटाव है, तो वो सब चीजें हमारी विदेश नीति होती है। हम अपनी सारी एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं हमारी विदेश के, तो उसके द्वारा हम जो नीति बनाते हैं, जैसे मान लो किसी से लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई को खत्म करना, किसी से व्यापार चल रहा है तो उस व्यापार को बढ़ाना, अगर किसी को हमने लोन दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट लेना। तो ये सब हमारी विदेश नीति होती है जो कि हम देश के बाहर डिजाइन करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में हमारा क्या माहौल चल रहा है, ठीक है। तो विदेश नीति, जिसे बाहरी नीति के रूप में जाना जाता है, इसमें रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक लाभ और मानवीय सहायता सहित उद्देश्यों की विस्तृत श्रृंखला होती है कि हमें कब और क्या करना है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में जो मुख्य तौर पर हमारी विदेश नीति है वो किस पर केंद्रित है, तो आपको लिख देना है कि दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सुधारने पर केंद्रित है और साथ में प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को सुधारने पर केंद्रित है हमारी वर्तमान की विदेश नीति। सो फाइनली हमारे 20 के 20 क्वेश्चन आंसर्स कवर हो गए। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और यहां से आपकी सोचने की क्षमता काफी बढ़ गई होगी विदेश नीति के चैप्टर में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
मुश्किल भी चैप्टर समझते हैं बच्चे बहुत से, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि भारत की विदेश नीति क्या है या फिर विदेश नीति का मतलब क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो हमें पता होने चाहिए। सो होपफुली काफी लाभदायक रही होगी आपकी आज की वीडियो, आपको काफी बेनिफिट पहुंचाया होगा। सभी क्वेश्चंस को आपने नोट भी किया होगा, सभी आंसर्स को नोट किया होगा, एक बार आप इनको रीड जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को इसी तरीके से ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।